Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में जानने से पहले हमें हार्ट के बारे में जानना और समझना चाहिए। हार्ट के फंक्शंस, हार्ट डिजीजेस, किन हार्ट डिजीजेस में एंजाइना जैसी चीजें या एंजाइना जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, कौन कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व रहती हैं, ये सब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। हमारा हार्ट लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है, यानी मिडिल ऑफ द चेस्ट के में लोकेटेड होता है, जो कि स्लाइटली लेफ्ट होता है ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम से। एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ये सराउंड करता है हार्ट को, जिससे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जो आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम की, वो सराउंड करती है रूट ऑफ द हार्ट्स, जहां मेजर ब्लड सप्लाईज होती हैं। कई लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं, डायफ्राम से आते हैं या बाकी बॉडी के पार्ट्स। जो इनर लेयर होता है पेरिकार्डियम का, वो अटैच्ड होता है हार्ट के मसल से। इन दोनों लेयर, जैसे हमने बात किया कि दो लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर सराउंड करता है हार्ट की ब्लड वेसल्स और लिगामेंट्स को, वहीं जो इनर लेयर है वो सराउंड करता है हार्ट की मसल्स को। तो इन दोनों लेयर के बीच में एक कोटिंग ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होती है, जो अलाउ करती है हार्ट को बीट करने में, जिससे हम हार्ट बीट सुनते हैं। कुछ इस तरह से हमारे हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, या हम कह सकते हैं कि ये है हमारे हार्ट की सेक्शनल एनाटॉमी, जिसमें सबसे ऊपर तरफ हमारे आर्च ऑफ एओर्टा है, पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो कि दो एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को बीच में सेपरेट करते हैं, पल्मोनरी वेन्स है, माइट्रल वाल्व्स हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं, फिर हमारे कॉर्डी टिंडे हैं, फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो हमारे दोनों लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को सेपरेट सेपरेट करते हैं। नीचे की तरफ हमारे इंफीरियर वेना कावा है, पैपिलरी मसल्स है, ट्राइकास्पिड वाल्व है जो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक सेपरेशन होते हैं, एओर्टिक वाल्व है, कोनस आर्टेरियोसिस है, पल्मोनरी वाल्व है, एसेंडिंग एओर्टा और सुपीरियर वेना कावा। तो इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि हमारे हार्ट में माइट्रल वाल्व होती है, हमारे हार्ट में ट्राइकास्पिड वाल्व होती है, एओर्टिक वाल्व होती है और पल्मोनरी वाल्व होती है। सो ये हमारे चार तरह के वाल्व होते हैं। वहीं हमारे हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, जो कि सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल सेपरेटेड होते हैं हमारे ट्राइकास्पिड वाल्व से, और हमारे जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं वो हमारे सेपरेटेड होते हैं माइट्रल वाल्व से। जैसा हमने बात किया था कि पेरिकार्डियम के दो लेयर होते हैं, जहाँ और उन दोनों लेयर के बीच में एक कोटिंग फ्लूइड होती है जो अलाउ करती है हार्ट को बीट करने में। जो आउटर लेयर होती है वो
हमारे हार्ट के मेजर जो ब्लड वेसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनको सराउंड करती है। वहीं जो इनर लेयर है वो हमारे हार्ट के मसल्स को सराउंड करते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसा हमने पिछले स्लाइड्स में भी बात किया। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, और लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं वो है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं इंटर आर्टिकुलर। इंटर एट्रियम जो सेप्टम होता है वो उन दोनों को सेपरेट करते हैं, और इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होते हैं वो सेपरेट करते हैं हमारे दोनों वेंट्रिकल्स को। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वॉल्व होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारा माइट्रल वॉल्व होता है। हार्ट वॉल्व्स, जो हमारे हार्ट वॉल्व्स होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: ट्राइकास्पिड, पल्मोनरी, माइट्रल और एओर्टिक वॉल्व। इन वॉल्व्स का मेन फंक्शन होता है ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना हमारे हार्ट से, और साथ ही ये इंश्योर करना कि ब्लड फ्लो हमारे हार्ट से सिर्फ यूनी डायरेक्शनल वे में हो, वो मल्टी डायरेक्शनल यानी बाई डायरेक्शनल ना हो। जिसे हम, अगर हार्ट में बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है ब्लड का, तो उसे हम हार्ट वॉल्व रिजर्जिटेशन या हार्ट वॉल्व प्रोलैप्स कह सकते हैं। रिजर्जिटेशन के केस में बेसिकली यही होता है जिसमें कि हार्ट वॉल्व हमारे प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देते हैं। जो हमारा ट्राइकास्पिड वॉल्व है वो रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। पल्मोनरी वॉल्व हमारा कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो का राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज में, जो कैरी करते हैं ब्लड को लंग्स में, और वहां से ऑक्सीजन पिकअप करते हैं, जो कि हमारा ऑक्सीजन और गैसेस जो एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई में होता है। माइट्रल वॉल्व हमारे जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं उसे लंग्स से लेकर के हमारे लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में लाते हैं। जो एओर्टिक वॉल्व है वो ओपन होती है हमारे ऑक्सीजन जो रिच ब्लड है उसे पास कराते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में, जो कि हमारी सबसे बड़ी आर्टरी होती है और वन ऑफ द मेन आर्टरी होती है हमारे बॉडी की और हार्ट की फंक्शनिंग के लिए। एओर्टा का फंक्शनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ इस डायग्राम से हम पल्मोनरी वॉल्व, माइट्रल वॉल्व या एओर्टिक वॉल्व या ट्राइकास्पिड वॉल्व को समझ सकते हैं। जो हमारा पल्मोनरी वॉल्व है वो हमारे एट्रियम और जो पल्मोनरी आर्टरी है उनके बीच में रेगुलेट करता है। ट्राइकास्पिड हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल, हमारे वेंट्रिकल और आर्च ऑफ एओर्टा के बीच में रेगुलेट करने वाला हमारा एओर्टिक वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में रेगुलेट करने वाला हमारा माइट्रल वॉल्व। हर वॉल्व के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पहला, उनको फुली ओपन होना, और दूसरा उन्हें टाइटली क्लोज होना। पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो इसके लिए हमारे वॉल्व की फुल ओपनिंग बहुत जरूरी है। अगर ये करेक्टली ओपन और फुल ओपन हो रहे हैं तो हमारे जो चैम्बर्स हैं वो एम्प्टी हो सकेंगे। टाइटली क्लोज
टाइटली क्लोज इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो टाइटली क्लोज नहीं रहेंगे तो ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है, जो कि रिजर्जिटेशन जैसे केसेस को या वेल्वुलर प्रोलैप्स जैसे केसेस को राइज करवाता है। अब बात करते हैं हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में। हार्ट बेसिकली हमारे जो ब्लड है वो रिसीव करता है कोरोनरी आर्टरीज से। दो तरह की मेजर कोरोनरी आर्टरीज होती है जो कि ब्रांच ऑफ करती हैं एओर्टा से, और जो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में मीट करती है। सबसे पहली है हमारी लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, या जिसे हम लेफ्ट मेन ट्रंक भी कह सकते हैं। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है कई ब्रांचेस में, जैसे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर असेंडिंग आर्टरी यानी LAD, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज की जो सप्लाई है वो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी LAD इनसे होती है। तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड को सप्लाई करना लेफ्ट एट्रियम में, और साइड और बैक हिस्से के जो लेफ्ट वेंट्रिकल है या लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड्स और बैक हिस्से में ब्लड को सप्लाई करना। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हमारा सप्लाई करती है फ्रंट और निचले हिस्से के लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और जो सेप्टम होता है हमारा उसके फ्रंट में। तो ये बेसिक दो फंक्शंस होते हैं हमारे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज की। इसके बाद अब हम बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। राइट कोरोनरी आर्टरी जो ब्रांच होती है वो होती है राइट मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी वो सप्लाई करती है हमारे राइट वेंट्रिकल, तो राइट एट्रियम, और जो बॉटम पोर्शन होता है हमारा वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स में, और जो सेप्टम के पीछे का हिस्सा होता है उसमें बेसिकली हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, जो कि राइट मार्जिनल और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से क्लासिफाई होते हैं। ये है हमारे ब्लड सर्कुलेशन का पूरा चार्ट, जिसमें सबसे पहले ब्लड हमारे सुपीरियर वेना कावा से हमारे राइट एट्रियम में आते हैं, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाते हैं, जहां वो वाया ट्राइकास्पिड वॉल्व वॉल्व होके जाते हैं। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व से हो करके पल्मोनरी आर्टरीज में जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में, जहां ऑक्सीजनेशन होता है, जो कि ब्लड मिक्स होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। लंग से हम जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में माइट्रल वॉल्व रहते हैं, जहां से हो करके वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल्स हमारे एयोर्टा से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि हमारे बीच में लेफ्ट वेंट्रिकल और एयोर्टा के बीच में एयोर्टिक वॉल्व है। फिर एयोर्टा से हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। सो हमारा जो मेन और जहां से ब्लड सप्लाई होती है वो सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स,
लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, और एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसमिशन होता है। इस इमेज में भी हम देख पा रहे हैं, हार्ट की जो इमेज है इसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो ब्लड है वो हमारा सुपीरियर वेना कावा में आया, फिर हमारे राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में आने के बाद हमारे ट्राइकास्पिड वाल्व से होकर के हमारे राइट वेंट्रिकल्स में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व से होकर के पल्मोनरी आर्टरीज में आया, पल्मोनरी आर्टरीज के बाद वो लंग्स में गया जहां ऑक्सीजनेशन और गैसियस एक्सचेंज हुए, फिर वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आए, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो माइट्रल वाल्व है उसको बाईपास करके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आए, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टिक वाल्व के बाद वो हमारे एओर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। कुछ यही एक सर्कुलर चेन होता है हमारे हार्ट के ब्लड सप्लाई, जिसमें लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, वहाँ बाइकास्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा जहाँ एओर्टिक सेमीलूनर वाल्व है, फिर एओर्टा से बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज से वेना कावा, वेना कावा से राइट एट्रियम जहाँ ट्राइकास्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, फिर वो राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स के बाद पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी और राइट एट्रियम के बीच में पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, से पल्मोनरी आर्टरी से वो वापस सप्लाई हो जाते हैं लंग्स में। ब्लड गैस एक्सचेंज, जो ब्लड गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है वो मेनली एब्जॉर्प्शन होती है कि कितना इनहेलेशन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती है, और कितनी ऑफलोडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे ब्लड स्ट्रीम से एटमॉस्फेयर में। सो बेसिकली एक गैसियस एक्सचेंज जो कि हमारे एल्वियोलाइज में होता है, ये जो प्रोसेस होती है, जो गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है, जहाँ जो गैसेज है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। अब हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में। हार्ट डिजीजेस ऐसी एक डिजीजेस होती है जिसके कारण जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो किसी भी तरह से अफेक्टेड हो चुका है। कई तरह की हार्ट डिजीजेस है और वो अलग अलग तरह से हार्ट को या ब्लड वेसल्स को हैम्पर करती है। यहाँ हम कुछ चुनिंदा हार्ट डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हार्ट डिजीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये तब डेवलप होती है जब हमारे आर्टरीज क्लॉग्ड हो जाती है, आर्टरीज से जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है, क्योंकि आर्टरी में डिपोजिशन हो जाता है प्लाग का। प्लाग और कुछ नहीं, कोलेस्ट्रॉल और फैटी सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी आर्टरीज को धीरे धीरे नैरो और हार्ड बनाने लगते हैं। इस हार्डनिंग के कारण, इस नैरोइंग के कारण जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, और जो हमारा हार्ट है वो लेस ऑक्सीजन रिसीव कर पाता है, और जो ऑक्सीजन और ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हमारे हार्ट में सप्लाई हो रहे थे, तो क्योंकि हमारे हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है और ऑक्सीजन वो दोनों ही रिड्यूस हो गए हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है। अगर ये प्रोसेस लंबे टाइम तक के लिए रहा तो इस प्रोसेस को
इस प्रोसेस से हमारी जो हार्ट मसल्स है उनकी वीकनिंग हो जाती है और जो रिस्क होता है हार्ट फेलियर का या एरिथमिया का वो बढ़ जाता है। कुछ इस तरह से हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, जिसमें एक नॉर्मल आर्टरी रहती है, एक रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, लेकिन फैटी डिपोजिशन या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण, बॉडी के फैट परसेंटेज हाई होने के कारण, अब नॉर्मल कह सकते हैं या इनकरेक्ट लाइफस्टाइल के कारण, जो हमारे आर्टरीज में, हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज में जब उनमें प्लाक का डिपोजिशन होने लगता है तो हमारी कोरोनरी आर्टरी नैरो होने लगती है और उस नैरोइंग के कारण वहां से जो ब्लड सप्लाई होते हैं वो कम हो जाते हैं। और धीरे धीरे ये प्लाक डिपोजिशन अगर सही समय पे इनको डायग्नोज करके करेक्ट नहीं किया गया तो ये अल्टीमेटली हार्ट फेलियर, ये अटैक जैसे कंडीशंस में लीड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे हार्ट के कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिसके साथ एक बेबी जन्म लेता है, जो कि बाई बर्थ होते हैं। इसमें बेसिकली एक जो डिफेक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि अटिपिकल हार्ट वॉल्व, यानी जो हार्ट की जो वॉल्व है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाई। कई बार ये प्री मैच्योर बेबीज में देखा जाता है कि जो हार्ट की जो वॉल्व है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाई, यानी कि जो वॉल्व्स है वो एटिपिकल है। कोई वॉल्व की साइज ज्यादा हो सकती है, कोई वॉल्व की साइज कम हो सकती है। सो उनमें एक कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती, जिसके कारण वहां पे लीकिंग हो सकता है ब्लड का, या रिजर्जिटेशन हो सकता है ब्लड का। और टिपिकल हार्ट वॉल्व के बाद सेप्टल डिफेक्ट्स भी बहुत कॉमनली देखा जा सकता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जैसे ग्रुप में। इसमें ये देखा जाता है कि एक होल प्रेजेंट होता है वॉल में, जो कि या तो लोअर चैम्बर के वॉल में हो सकता है या अपर चैम्बर के वॉल में हो सकता है। जैसा हम लोग कभी अक्सर मूवीज में देखते हैं या अपने आसपास में किसी को भी सुनते हैं कि सामने वाले के दिल में छेद है या होल है, तो वो कुछ नहीं, एक सेप्टल डिफेक्ट होता है जिसमें एक होल प्रेजेंट होता है या होल रहता है पेशेंट की हार्ट वॉल में और जो कि या तो लोअर चैम्बर में हो सकता है या कि अपर चैम्बर में हो सकता है। इसके अलावा एक और डिफेक्ट होता है जो कि अट्रेशिया कहते हैं। अट्रेशिया डिफेक्ट में चारों वॉल्व में से कोई एक हार्ट वॉल्व मिसिंग होता है। जैसा हमने देखा कि जो चार वॉल्व प्रेजेंट है, अगर उनमें से कोई भी एक वॉल्व एब्सेंट होता है या मिसिंग होता है बर्थ के समय में से ही, तो हम ऐसी कंडीशन को एट्रेशिया कहते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस में कई बार मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कोई वेंट्रिकल कई या हो सकता है एब्सेंट हो, या कोई भी जो कनेक्शन, अनयूजुअल कनेक्शन हो सकता है आर्टरीज और जो हार्ट को लीव करती हैं या हार्ट से निकलती हैं, तो उन आर्टरीज में कोई एबनॉर्मल या अनयूजुअल कनेक्शन हो सकता है। कई वेंट्रिकल्स एब्सेंट हो सकते हैं, या एक ओवरऑल हम बात करें तो कई मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस या इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी नोटिसेबल सिम्टम नहीं होते, लेकिन अगर कभी भी रूटीन मेडिकल चेकअप हो, जिसमें हार्ट का, चेस्ट का एक्सरे, ईसीजी या एमआरआई हो, तो ऐसे केसेस में हमें तब पता चलता है कि हार्ट डिफेक्ट है, जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है।
क्योंकि ये डिफेक्ट सिम्टम्स कई बार नहीं शो करते। अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जैसे ट्रस्टेड सोर्स की बात करें तो इनका कहना है कि जो हार्ट में मरमर होता है वो कई बार चिल्ड्रंस में रहता है, लेकिन ये किसी भी डिफेक्ट्स में नहीं, कुछ पर्टिकुलर डिफेक्ट्स में ही हार्ट की मरमरिंग होती है। इसके बाद है हमारी हार्ट डिजीज, वो है एरिथमिया। एरिथमिया मतलब होता है इरेगुलर हार्ट बीट। ये तब होता है जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी हार्ट बीट से, वो अगर प्रॉपर उनका जनरेशन नहीं, यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होने चाहिए थे अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल हो जाती है या इरेगुलर हो जाती है, जिसके कारण से हार्ट बीट या तो बहुत रैपिड हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी, या बहुत स्लो हो जाएगी। जो मेजर 4 टाइप के एरिथमिया होते हैं वो है टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल फिब्रिलेशन। टेकिकार्डिया में जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ही रैपिड हो जाती है, बहुत फास्ट हार्ट बीट होती है। ब्रेडिकार्डिया में ये देखा जाता है कि पेशेंट की हार्ट बीट बहुत ही स्लो होती है। प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें देखा जाता है कि अर्ली हार्ट बीट देखने को मिलती है। एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें इरेगुलर होती है हार्ट बीट, कभी बहुत स्लो हो सकती है, कभी बहुत रैपिड हो सकती है। एरिथमिया कई केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं और उनके और भी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, यानी उनकी जो हार्ट मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं और वो थिन हो जाती है। इसका जो मेन कॉज होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का, मेन कॉज होता है हार्ट अटैक, एरिथमिया या किसी तरह का टॉक्सिन्स। बट इसके अलावा जेनेटिक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जैसे डायलेटेशन बढ़ता है या वीक स्ट्रेचिंग बढ़ती है, थिनिंग बढ़ती है, तो हार्ट हमारा वीक होने लगता है और अल्टीमेटली जो पंप होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। जनरली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो सिम्टम्स होते हैं वो 20 to 60 ईयर्स की एज में पाए जाते हैं, ऐसा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि नॉर्मल हार्ट है और एक हार्ट है जो जिसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। नॉर्मल हार्ट में जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो मसल फाइबर्स होते हैं वो उनमें रिलैक्सिबिलिटी भी है और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी। लेकिन हमारे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जो मसल फाइबर्स होते हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसके कारण से जो हार्ट चैम्बर होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, और एनलार्जमेंट के कारण जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे ब्लड पंप होते हैं वो कमजोर हो जाता है या वो कम हो जाता है, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड का जो ट्रांसमिशन है वो कम हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऑलमोस्ट ये दोनों सेम होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज
में प्लाक डिपोजिशन होता है, जिसे ही हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस तब होता है अगर जो प्लाक है वो डिपॉजिट हो रहा है हमारे आर्टेरियल वॉल में, और ये आर्टरीज हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो हमारी जो कैरी करती हैं ब्लड को और ऑक्सीजन को हार्ट से पूरी बॉडी में। ये जो प्लाक होते हैं ये बेसिकली फैट मटेरियल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं या कैल्शियम हो सकते हैं। इन प्लाक डिपोजिशन के कारण जो आर्टरीज होती है वो सख्त हो जाती है और नैरो हो जाती है, जिससे वहां पे ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं रह पाती, क्योंकि नैरोइंग के कारण ब्लड का जो आर्टेरियल जो टेंशन होता है वो बढ़ जाता है। बेसिकली अगर हम एथेरोस्क्लेरोसिस के कॉजेस के बारे में बात करें तो स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी या हाई ब्लड ग्लूकोज, इन सब के कारण प्लाक डिपोजिशन हो सकता है आर्टरीज में। और अगर एंडोथेलियम, हमारे आर्टरीज के जो एंडोथेलियम, जो आर्टेरियल वॉल के एंडोथेलियम, अगर उनका किसी तरह से कोई डैमेज हुआ है तो भी एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस हो सकते हैं। अगर एक बार प्लाक डिपोजिशन स्टार्ट हो गया तो उन प्लाक डिपॉजिटेड जो होते हैं उनमें एक हैबिट होती है कि वो और स्टिमुलेट करते हैं और अपनी तरफ सब्सटेंसेस को खींचते हैं, जिससे वहां का जो डिपोजिशन होता है वो बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे डिपोजिशन बढ़ता जाता है जो ब्लड फ्लो होता है वो कम होता जाता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या एमआई एक तरह से हार्ट अटैक है, जिसमें एक सडन इंटरप्शन हुआ है ब्लड फ्लो का और उसके कारण से हार्ट तक ब्लड ही नहीं पहुंच पाया। इसके कारण से हार्ट डैमेज हो सकता है या एक पार्ट उसका डैमेज हो सकता है। मेनली एमआई या हार्ट अटैक का मेन कॉज होता है प्लाक डिपोजिशन या एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर किसी वक्त आर्टरीज में बहुत ज्यादा नैरोइंग हो जाए या सडन स्पाज्म जैसी चीजें हो जाए तो वो आर्टरी क्लॉग्ड हो जाती हैं, और क्लॉग्ड होने के कारण वहां से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। सो ब्लड सप्लाई के इंटरप्शन के कारण हार्ट अटैक हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, जो हार्ट के पूरे पार्ट्स या कुछ पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मायोकार्डियल इंफेक्शन या हार्ट अटैक में हम देख सकते हैं, क्योंकि ब्लड जो फ्लो है वो हमारा प्लाक डिपोजिशन के कारण कम हो गया है, जिसके कारण जो कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं पाई, और ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गई, जिसके कारण जहां से हमारी ब्लड सप्लाई पहुंचनी थी वो उनमें नेक्रोसिस जैसी एक्टिविटीज होने लग गई, और वो टिश्यूज अल्टीमेटली डैमेज हो जाते हैं। हार्ट फेलियर, अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट फंक्शनिंग तो है, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि हार्ट फंक्शनिंग रहता है, कई बार ये देखा जाता है कि हार्ट नॉन फंक्शनल हो जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एक ऐसा फेलियर रहता है जिसमें हार्ट की जो पंपिंग इफेक्ट है या जो रिलैक्सेशन, जो रिलैक्सिंग फंक्शन है वो इम्प्रॉपर हो जाती है या वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। हार्ट फेलियर हमेशा एक अनट्रीटेड कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हाई बीपी, एरिथमिया या और भी अदर, जो हमने हार्ट डिजीजेस के बारे में बात किया, उन डिजीजेस और इन अम्ब्रेला जैसी डिजीजेस से हमारे हार्ट फेलियर हो सकते हैं।
इन कंडीशंस के कारण बेसिकली हमारे जो हार्ट की एबिलिटी होती है पंप करने की और रिलैक्स होने की, वो कम हो जाती है या वो इम्प्रॉपर हो जाती है। हार्ट फेलियर बेसिकली एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती। माइट्रल वॉल्व रिजर्जिटेशन। माइट्रल वॉल्व अगर टाइट क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, जैसा हमने वॉल्व के दो फंक्शंस देखे थे, पहला फंक्शन वॉल्व को प्रॉपर ओपनिंग होना है, दूसरा फंक्शन वॉल्व को में प्रॉपर क्लोजिंग होना है। अगर वॉल्व प्रॉपरली टाइटली क्लोज नहीं हो रहे हैं तो वहां से ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है, जिस प्रोसेस को हम रिजर्जिटेशन कहते हैं। अगर यही माइट्रल वॉल्व में हो रहा है तो इसे हम माइट्रल वॉल्व रिजर्जिटेशन कहते हैं। माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स और माइट्रल वॉल्व रिजर्जिटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जिसमें जो प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, जिसके कारण जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनका एनलार्जमेंट हो जाता है, जिस एनलार्जमेंट के कारण हार्ट फेलियर की नौबत आ सकती है। कई बार जेनेटिक फैक्टर्स और कनेक्टिव टिश्यू जैसे प्रॉब्लम्स के कारण हमारे हार्ट फेलियर हो सकते हैं या माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो सकता है। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि हमारे नॉर्मल हार्ट है और एक प्रॉब्लमेटिक हार्ट की इमेज है, जिसमें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल वॉल्व होता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है तो वो प्रिवेंट माइट्रल वॉल्व प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो होने में। लेकिन अगर माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स है या माइट्रल वॉल्व रिजर्जिटेशन जैसी प्रोसेस है तो उसमें ब्लड का बैक फ्लो हो जाता है या ब्लड का यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट ना हो करके मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस मेनली जो पल्मोनरी वॉल्व है, अगर उनकी थिकनिंग हो जाती है या फ्यूज हो जाते हैं और वो करेक्टली ओपन नहीं होते हैं, तब हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस जैसी कंडीशंस होती है। प्रॉपर ओपनिंग ना होने के कारण हमारी जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाते, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है ब्लड को पंप करना लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में। बेसिकली कई बार ये डिजीजेस एक कंजेनाइटल एनोमली की तरह भी होती हैं, जो कि अगर किसी को कंजेनाइटल डिफेक्ट है वॉल्व का तो भी एओर्टिक स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है। ये है हमारा एक हेल्दी एओर्टिक वॉल्व, जिसमें प्रॉपर क्लोजिंग है और प्रॉपर ओपनिंग है। लेकिन एक डिसीज्ड एओर्टिक वॉल्व में जो वॉल्व क्लोजिंग होती है वो ना तो क्लोजिंग अच्छे से हो पाएगी और ना ही ओपनिंग हो पाएगी, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इन सब डिजीजेस के बारे में जानने के बाद अब फाइनली हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। इन सब डिजीजेस को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस इन्हीं सब डिजीजेस में से मैक्सिमम डिजीजेस में हमें एंजाइना पेक्टोरिस जैसे चीजें देखने को मिलती। तो जानते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस तब होता है अगर कभी किसी को सडन चेस्ट पेन हो या डिस्कम्फर्ट हो, और उस डिस्कम्फर्ट का अगर मेन रीजन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के कारण हमारे जो हार्ट मसल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते, जिससे वहाँ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाता।
अल्टीमेटली जो ब्लड फ्लो होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। एंजाइना बेसिकली एक चेस्ट पेन है जो कि होता है, जैसा हमने अभी बात किया कि वो ब्लड सप्लाई या पुअर ब्लड सप्लाई के कारण होता है। मेडिकल प्रोफेशनल्स हमेशा एंजाइना को कई तरह से क्लासिफाई करते हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल और वेरिएंट। इन तीनों के अलावा और टाइप के भी एंजाइना होते हैं। जब भी कोई भी कोरोनरी आर्टरी, जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, सडन ब्लड फ्लो डिसरप्ट हो गया, इम्पेयर्ड हो गया, तो अगर चेस्ट में पेन होता है या टाइटनेस फील हो रहा है, तो इसी को हम एंजाइना पेक्टोरिस या इस्केमिक एंजाइना कह सकते हैं। अब बात करते हैं एंजाइना के टाइप्स के बारे में। मेजरली हमारे जो टाइप्स होते हैं वो स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना के बारे में हम पहले बात करेंगे। स्टेबल एंजाइना ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न में होता है जो कि 2 मंथ्स के कंसिस्टेंट पैटर्न में हो सकता है, जिसमें अगर कोई भी फिजिकल एक्सर्शन के कारण ये होता है या कोई अननेसेसरी या नेसेसरी स्ट्रेस है पेशेंट को, तो ये स्ट्रेस या फिजिकल एक्सर्शन ही ट्रिगर करते हैं हमारे स्टेबल एंजाइना को। इस ये जो कंडीशन होती है वो इम्प्रूव हो जाती है अगर पेशेंट रेस्ट करे या प्रॉपरली रिलैक्स करे। लेकिन यही कंडीशन हमारी प्रोग्रेस कर सकती है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना बेसिकली अगर कोई रेस्ट कर रहा है फिर भी उसको पेन है, चेस्ट पेन है, पेन कम नहीं हो रहा है, डिस्कम्फर्ट कम नहीं हो रहा है, तब हम उसे कह सकते हैं कि ये एक अनस्टेबल एंजाइना है। और ये बेसिकली होता है ब्लड की क्लॉटिंग के कारण। अनस्टेबल एजाइना हमेशा हार्ट अटैक को इंडिकेट करता है और ये मेडिकल इमरजेंसी होती। स्टेबल और अनस्टेबल एजाइना में बेसिकली और छोटा सा फर्क जो ये होता है कि उनमें स्टेबल जो है वो रेस्ट लेने के बाद ठीक हो जाता है, पेशेंट का डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है। अनस्टेबल एंजाइना जो है वो डिस्कम्फर्ट कम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो क्लॉग्ड आर्टरीज होती है वो ज्यादा होती है, उनका परसेंटेज ऑफ क्लॉग जो रहता है वो ज्यादा रहता है। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना यानी कि एमवीडी, ये एक ऐसी ये एमवीडी जो हमारे माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना में हमारी जो सबसे छोटी कोरोनरी आर्टरीज होती है उनको भी अफेक्ट करते हैं। और अगर हमारी सबसे छोटी कोरोनरी आर्टरीज इफेक्ट हो गई है तो ये क्रिएट करती है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना में बेसिकली हमारा जो पेन है वो 10 से 30 मिनट या 10 मिनट से आधे घंटे के लिए ये पेन रहता है। और ये पेन बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता। इसके अलावा एक और टाइप की एंजाइना होती है जिसे हम वेरिएंट एंजाइना कहते हैं। कोरोनरी स्पाज्म मेन कॉज होता है वेरिएंट एंजाइना का। ये बेसिकली हमारे अकाउंट करता है, अगर हम दो में से अगर 100 में से 2 इंसिडेंट को पकड़े तो वो हमारे वेरिएंट एंजाइना के केस होते हैं। स्पाज्म और एंजाइना बेसिकली एक साथ अगर अकर करते हैं, और वेरिएंट एंजाइना बेसिकली एक मिक्स क्लासिकल सिम्टम होता है कि ये नाइट टाइम में या नॉक्टर्नल ज्यादा होते हैं। जो लोग कोई भी सब्सटेंस अब्यूज जैसे ड्रग्स या स्मोकिंग, ये एलर्जिक जो होते हैं जिनमें
कोल्ड वेदर के कारण कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, कोई मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स के कारण, कोई स्ट्रेस के कारण जिनसे स्पाज्म हो जाए, तो ऐसे लोगों में वेरिएंट एंजाइना ज्यादा देखने को मिलता है। यंगस्टर्स में जनरली वेरिएंट एंजाइना ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कई यंगस्टर्स जो कि स्मोकिंग एक्टिविटीज, ड्रग एब्यूज, इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही उन्हें बहुत सारे पीयर प्रेशर और अननेसेसरी स्ट्रेस भी रहता है, जो कि कई बार डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है, जिसमें उनको चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, टाइटनेस ये फील हो सकती है रात के समय। अगर वो रात के समय हो रही है, इसका मतलब वो अगर कोरोनरी स्पाज्म, कोरोनरी आर्टरीज के स्पाज्म के कारण हो रही है, तो वो एक वेरिएंट एंजाइना है। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइना के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम, रिस्क फैक्टर्स, और कैसे एंजाइना को प्रिवेंट किया जा सकता है, या एंजाइना के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में एंजाइना के। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया एंजाइना पेक्टोरिस पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।